नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है वह कुछ टॉपिक पर है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो पीएनबी में इस बार जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चाहे पीओ हो, एज ए पीओ हो, एज ए एसओ हो या फिर एज ए क्लर्क, जो भी इस बार पीएनबी में सिलेक्शन हुआ है, तो उस पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ले जाने हैं आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बिल्कुल एक बहुत डिटेल में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके मन में इस रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है आईबीपीएस क्लर्क में जो है पीएनबी में जो भी सिलेक्टेड है उनकी पहली डिवी हो चुकी है और साथ ही में जो है उनको जो है बहुत जल्दी ही 1 से 1.5 महीने के अंदर ही जो है आपको जो है फिर से एक लिस्ट आएगी जहां पर आपको आपका जो भी सर्किल ऑफिस जहां पे अलॉट होगा, मैं पीएनबी कार्ड की बात कर रहा हूँ, जो भी आपका सर्किल ऑफिस अलॉट होगा वहां पर आपको जाके रिपोर्ट करना होगा और जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे उसके अगले दिन ही जो है आपको ब्रांच में जाके रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिनको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है कैंडिडेट्स में। जो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर इस पर एक वीडियो बना दें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो इसके लिए मैं ये पूरी वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन एंड तक जरूर देखेंगे। इसी तरह आईबीपीएस पीओ में भी जो है जो खास के पीएनबी में जो सिलेक्टेड हैं उनको भी जो 30 मई को जाना है और वहाँ पर आपको आपके जो ट्रेनिंग कॉलेजेस है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, तो वहाँ भी आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए जो भी पीएनबी वाले चाहे पीओ हो, क्लर्क हो और जो भी एसओ हो, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखेंगे। साथ ही में अन्य बैंक्स के जो भी इसको देख रहे हैं तो लगभग आपके बैंक्स में भी चीज़ें इसी तरह चलती है, तो आप भी इसको देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से चीज़ें चल रही है, कहाँ से क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में, उस चैनल के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि मेरा नाम आलोक सिन्हा है और मैं भागलपुर, बिहार में भागलपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। ठीक है, और अभी मैं एज ए पीएनबी क्लर्क वर्क कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने और भी कुछ जॉब्स ली हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2018, एलआईसी असिस्टेंट 2019 और साथ ही में एसएससी सीजीएल 2019 में मुझे जेएसओ का पोस्ट मिला था। ये जो भी मैंने जॉब्स ली है ये मैंने बिना किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी के बल पे ये सारी जॉब्स ली है और एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे प्रिपरेशन करने में, बहुत सारी मैंने गलतियाँ की थी। तो इस पर भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। मैं अपनी जो है फेल्योर्स के बारे में बताऊँगा, अपनी सक्सेस के बारे में बताऊँगा, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा। तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप एसएससी वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, एलआईसी वाले हैं, जो भी है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने बैंकिंग स्टूडेंट्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो भी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इससे रिलेटेड मैंने कुछ और वीडियोस अपलोड की है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने क्या किया था कि एक सीरीज स्टार्ट की थी आईबीपीएस पीओ, एसओ और क्लर्क की ज्वाइनिंग की, उसका एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वो आप जाके देख ले, वहाँ से भी आपको फायदा होगा। ये भी आपका जो है उसी एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो है मैंने इधर 2-3-4 वीडियोज़ अपलोड की है जिसमें मैंने आईबीपीएस क्लर्क के डिटेल सैलरी और अलाउंसेस, उसी तरह आईबीपीएस पीओ की डिटेल सैलरी और अलाउंसेस, उसके बाद आईबीपीएस आप जो बैंक में आते हैं तो आपको कितनी छुट्टियां मिलती है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है। साथ ही में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, लोन फैसिलिटीज़ मिलती है, उसके बारे में मैंने जो है वीडियोस बनाई है। तो वो सारे वीडियोस का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, उसके अलावा एक मैंने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम चैनल पे, आप जो है जाकर के, मैं उसका भी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाकर के वो ग्रुप में आ जाएँ। वहाँ भी आप मुझसे जो है आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरी है, मुझसे पूछ सकते हैं और साथ ही में अपडेट भी आपको वहाँ पे बराबर मिलती रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहला जो है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो भी फॉर्म्स की चर्चा कर रहा हूँ वो फॉर्म्स में सारे लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो या तो आप उस डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप डायरेक्ट फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे या फिर आप जाके पीएनबी के साइट से भी वो फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है एक मैं जो लिंक में डाल दूंगा वो फॉर्मेलिटीज़ है, एक रिक्वायर्ड करके एक फॉर्म है, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, पीओ की हो या क्लर्क की हो, दोनों की अलग अलग है। ठीक है, वो दोनों की डाल दूंगा। तो वहाँ पर आपको क्या है कि एक नंबर वाइज दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स में ले जानी है। ठीक है, तो मैं उसी नंबर, उसी सीरीज को फॉलो करते हुए मैं आपको बताऊंगा ताकि जब आप वो वाला देखें, वो वाला फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड वाला जो एक पीडीएफ है वो आप देखें तो आपको अच्छे से मेरी बातों को समझ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसमें 1 नंबर है वो है कि आपको 10th का जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ले जाना है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ के पर्पज से है। ठीक है,
वहाँ पर आपको क्या है कि डेट ऑफ बर्थ के पर्पज़ से है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था वो एक्चुअली मैच करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो आपका है, तो वो आप लेके चले जाएंगे 10th का मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है 1 में ही बी है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ एम्प्लॉयड। यदि आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और आपने मेंशन कर दिया था फॉर्म भरते समय कि आप यहाँ पे वर्किंग हैं, तो आपको एक बिल्कुल वैलिड और सही जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा परफॉर्मेंस और कंडक्ट के लिए जो सर्टिफिकेट है, जो करने का मतलब जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं जहाँ से आपने पहले जॉब की है, ये खास के एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो प्राइवेट सर्विसेज में होते हैं, आप एज ए क्लर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो नॉर्मली कोई जॉब में नहीं होते हैं, ठीक है। पीओ में वाले कुछ हो सकते हैं, तो वहाँ से आपका क्या है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट है वो भी आपका जो है या तो आपको बिल गया होगा वहाँ पर जब आपने डिस्चार्ज किया होगा, या आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा रहा, या नहीं है तो इसका फॉर्मेट पे बनवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसा कि मैं आपको बताया है मैंने कि मैं यूआर कैंडिडेट हूँ, तो मुझे कास्ट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं AWS में मैं बिल्कुल यूआर कैंडिडेट हूँ, तो मुझे पता नहीं चला, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन आप लोग जो आप करते आए हैं कास्ट के सर्टिफिकेट के साथ हमेशा, जो भी OBC वाले, AWS SC/ST वाले जो भी हैं, वो आपको यहाँ भी करना है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है फोटोग्राफ और पासपोर्ट साइज। आपको क्या है कि आपके पास पासपोर्ट साइज के जो अपने लेटेस्ट फोटोग्राफ होंगे, ये आप लोगों के मन में ये डाउट होता है सर मैंने फॉर्म भरते समय ये लिया था, अभी मैं ये लेके जा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि वो वाली है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो अभी हाल फिलहाल का कोई जो है वो लेके चले जाएंगे, 10, 12, 15 लेके चले जाए, एक मोटी सी, उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है ये कि फाइडिलिटी एंड सेक्रेसी फॉर्म। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। वहाँ पे मैंने क्या देखिए, नॉर्मली फॉर्म्स में तो जो नाम पता है वो सब तो इजी चीज़ है, वो आप पढ़ के समझ सकते हैं, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है मैं उस पर चर्चा करूँगा हर फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में पूछ लेना यार, क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, वहाँ भी बता दूंगा, ठीक है। तो जो तीसरा नंबर फॉर्म है वो है फाइडिलिटी एंड सेक्रेसी फॉर्म। यहाँ पर क्या है ना कि इसमें एक कॉलम है डेट का, तो डेट डाल दोगे, एक स्टेशन का है जो जहाँ पे आप होगे, या तो अपने घर का डाल देना या तो सर्किल ऑफिस का डाल देना, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर है, अपना सिग्नेचर डाल देना, और एक डेजिग्नेशन है। तो याद रखना कि जो आप क्लर्क वाले हो वो SWOA डालेंगे, चूँकि आपकी जो ज्वाइनिंग होनी है वो SWOA में होनी है। और इधर जो है PO वाले वो आप देख लेंगे, वहाँ भी शायद मैनेजमेंट ट्रेनिंग डालना होगा, वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्या है, चौथा नंबर जो है वो एक आपको दिया हुआ है उसमें कि आपको जो है 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन्स के नाम बताने हैं, जो कि यदि बैंक्स के नॉलेज में हो तो अच्छा होगा, जो आपको 5 सालों से जानते हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपके फैमिली के अलावा, मतलब माता पिता के अलावा, कोई भी चाचा चाची या कोई पड़ोसी या फिर कोई ऐसे कोई जो पर्सन जो आपको अच्छे से जानते हो और आपके बारे में अच्छा ही सोचते हो। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कल को उनके पास कुछ जाए और वो बिगाड़ के काम आपका भेज दे, वैसा लोगों का मत भेजना। जो अच्छे लोग होंगे, जो आपके परिवार से संबंधित होंगे, उन लोगों का क्या करना है आपको, उसके लिए एक फॉर्म है रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। ये रेफरेंस फॉर्म का मैं लिंक डाल दूंगा, तो आपको रेफरेंस फॉर्म में जा करके आपको वो दोनों डिटेल भरने हैं, ठीक है। रेफरेंस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लें। और उसमें भी वही चीज़ है कि आपको 2 लोगों का जो है पूरा नाम, एड्रेस और साथ ही में मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस वगैरह ये सब डालना है। तो ये क्यों डाला जाता है ये आप जान ले, मैं बता देता हूँ। होता असल में क्या है कि जब आप का जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो ख़त्म होने वाला होता है या हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जो 2 लोगों के आपने नाम बताए हैं, एड्रेस बताए हैं, वहाँ पे उनके पास एक आपका फॉर्म जाता है, ठीक है। वो फॉर्म में क्या होता है ना कि वहाँ पे वो मतलब जो एम्प्लॉयर है, जैसे PNB है, तो वो मांगेगी आपसे कि सच में आप इनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कुछ यस और नो टिक करके वापस उस फॉर्म्स को सर्किल ऑफिस भेजना होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है 2 लोगों का एड्रेस चाहिए, तो बिल्कुल सही लोगों का एड्रेस देंगे जिन पे आपको भरोसा हो और जो आपके बारे में अच्छा सोचते हो, उन्हीं का जो है आप वहाँ पे पता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 5वां नंबर है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट इन ए सील्ड इनवेलप, सॉरी, ठीक है, फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। करने का मतलब ये है कि खास के जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं यहाँ पे वो गौर करेंगे। यहाँ पे आपको क्या किया, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अब एक्स सर्विसमैन का क्या है, मैं छोटी सी बातें बता देता हूँ एक्स सर्विसमैन वालों का, कि आपको बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का एक कोटा होता है कलर केयर में, उन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि जो एक्स सर्विसमैन है, जैसे अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले जो भी मेरे सीनियर्स हैं या जो भी मेरे कैंडिडेट्स हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बातों को। आपका क्या होता है कि आपने जिस भी आपका जो पे स्केल या जो भी आपका बेसिक पे जहाँ से आपने रिटायरमेंट लिया है, ठीक है, उसके बाद वाला बेसिक पे जो है आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है।
तो सैलरी में एक अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है एज ए, यदि आप नॉर्मल कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं और आज एज ए एक्स सर्विसमैन ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे ब्रांच में भी 2-3-4 लोग एक्स सर्विसमैन से हैं जो क्लर्कियल ग्रेड में ही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था अपने बारे में कि जो भी कलर की एक सैलरी होती है बेसिक पे 19,900 होती है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है उनकी अच्छी खासी बेसिक पे हो जाती है, 40-45 हज़ार तक भी बेसिक पे वहाँ पे हो जाती है। तो इसलिए आपको जो है 2-3 चीज़ें हमेशा लेके जानी है। एक आपका जो लास्ट पे सर्टिफिकेट होगा वो तो आप लेके जाएंगे, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो एक पीपीओ का जो है आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वहाँ से वो भी आप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ही उसमें लिखा होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो वो भी आप रखेंगे, ठीक है। और उसमें एक चीज़ मैं डाउट और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या है कि तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है ये आपको चारों चीज़ आपके लिए होनी ही चाहिए आपके पास, ठीक है। अब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का क्या है, एक है पीएनबी का भी एक फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो आपका क्या है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट पर ही आपका ये होना चाहिए, ठीक है। आपके तरफ से जो आपका एम्प्लॉयर के तरफ से जो भी आपको मिला था सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट वाला कि आपका कैसा रहा वहाँ का परफॉर्मेंस, तो वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि इस फॉर्मेट पे बनाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बातें मैंने क्लियर कर दी है, खास कि ये वाला जो सेक्शन था आपका, ये आपका था एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो ये तो कुछ है नहीं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रोवाइड करेंगे अपना सेल्फ अटेस्टेड उसमें कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो इसका डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि असल में देखिए है क्या कि इसमें पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर आप क्या कर सकते हैं मेडिकल कंसल्टेंट अपॉइंटेड बाय द पीएनबी। मतलब क्या है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पीएनबी के द्वारा जो अपॉइंटेड डॉक्टर है, ठीक है, आप उनसे जाके बनवा लें, या फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल होगा जो भी आपका, ठीक है, वहाँ से आप जा करके क्या कर सकते हैं कि वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं। इसका एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो अब ये क्या है कि अब ये 2-3 डाउट होता है लोगों के, सर ये बैंक वालों का क्या है, तो उसके लिए भी लिस्ट है पीएनबी के साइट पर। आप यदि वहाँ नहीं जाएँ तो मैं वहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ पर एक डॉक्टर्स की लिस्ट है कि एक सर्किल में जो है वो कौन से डॉक्टर अपॉइंटेड है पीएनबी के द्वारा, और उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो आप उनसे बात कर लेंगे। जब आपकी एक लिस्ट आ जाएगी फाइनल, खास के क्लर्क वालों की आपकी एक और लिस्ट आएगी, एक और मेल आएगा आपको, उसमें सारी चीज़ें दी रहेगी, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे उनसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपको अपने क्लिनिक में बुलाएंगे, वहाँ पे आपसे क्या होगा, वो 1000-1500 का खर्चा आता है, वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे हो जाएगी। सारी चीज़ें क्या क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप बहुत जगह ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा सर्किल्स में डॉक्टर अपॉइंटेड आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके बहुत सारे लोगों को, जो मेरे साथ कुछ दोस्त थे, उन्होंने क्या किया कि वो सीएमओ जो है आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो बोले कि नहीं उनसे करवाना है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने सीएमओ से नहीं करवाया था, मैंने सिर्फ जो एक ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे करवा लिया था। अब वो कौन थे मैं बता देता हूँ। जैसे आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको पता है कि 2 रुपये 5 रुपये देके आपकी पर्ची कटती है। तो एक आपका जो है उसमें कोविड का टाइम चल रहा था, पहले मेरा कोविड का टेस्ट हुआ था। उसके बाद जो है जो भी एक प्राइमरी डॉक्टर होते हैं जो सारे पेशेंट्स को देखते हैं, वो भी ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ही होते हैं। तो मैंने सारा काम अपना उन्हीं से करा लिया। अब सारा काम में क्या क्या करना है वो जब आप फॉर्मेट देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ें। उससे पहले तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सब चीज़ें हैं, वो तो आप उसी में आपका पता चल जाएगा। और साथ ही में 2-3 चीज़ें जो कभी फंसती है, ठीक है। पहला कि आपको हार्ट के लिए उसमें है कि आपका हार्ट बीट क्या है, तो उसके लिए वो एक क्या करेंगे कि वो ईसीजी टेस्ट लिखेंगे आपको, ठीक है। तो ईसीजी टेस्ट क्या है कि नॉर्मली मैं जो मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल था वहाँ पे वो अवेलेबल था, तो वो वहीं पे हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद 50 रुपये लगे थे, वो मैं उसका डाल दूंगा। कुछ रिसिप्ट वगैरह मेरे पास पड़े हैं, वो आप देख लेना, मैं भी डाल रहा हूँ, आप साइड में देख पा रहे होंगे। तो उससे क्या हुआ कि 50 रुपये में मेरा वो ईसीजी वाला काम हो गया, तो वो हार्ट वाला काम हो गया। फिर मेरा आई का जो टेस्ट का था, आई का टेस्ट में मेरा हॉस्पिटल में ही हो गया, तो उसमें मुझे एक पैसे खर्च नहीं हुए, ठीक है। तो वहाँ से भी मेरा आई का काम हो गया, वो विदाउट ग्लासेस, जैसा कि आप बता रहे देख रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, गिलास कैरी करता हूँ, तो आपका विदाउट आई ग्लासेस या विथ आई ग्लासेस क्या है वो हो जाता है। उसके बाद आपका क्या है, एक यूरिन टेस्ट है। अब यूरिन टेस्ट भी क्या होता है कि वो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है, लेकिन हुआ असल में ये था कि मेरे पास बहुत कम टाइम था, लास्ट टाइम में मैं गया था, तो मैंने क्या किया था कि वो यूरिन टेस्ट मैंने बाहर से करवा लिया 50-100 रुपये में, ठीक है। और उसके बाद एक आपका था
जो है इसमें एक लंग्स का, ठीक है। तो लंग्स का क्या है कि लंग्स का आपका इसमें एक और है जो कि आपको करना है, वो है आपका एक्सरे चाहिए आपके चेस्ट का। तो वो वाली रिपोर्ट मैंने दिखा दी थी, तो आप मेरा काम हो गया। तो मतलब ये सारी रिपोर्ट या तो आप वहाँ हॉस्पिटल में करा लें, या जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है वो कहीं बाहर से करा के ला के आप उनको दिखाएं, वो सारा चीज़ ओके करके अपना सील वगैरह मार के दे देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैंने जो है वो बता दिया। और यदि आप किसी पीएनबी अपॉइंटेड डॉक्टर के पास जाते हैं तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो सारा काम वो आपको खुद ब खुद कर देंगे। उनको पता होता है क्या कैसे कैसे करना है, बस आप जाएं, जो उनकी एक फीस होती है मोटा मोटी लेके जाएं, उनमें आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, अब जैसे मैंने बताया कि आपको इसके अलावा एक सेटिस्फैक्टरी एक्सरे चेस्ट रिपोर्ट और रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट चाहिए। ये नॉर्मली आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। ये आप क्या करेंगे, किसी भी अच्छे जहाँ पे बड़े जगह पे जहाँ पे एक्सरे होता है वहाँ जाके पता कर लेंगे कि रेडियोलॉजिस्ट का साइन है कि नहीं। आपका जो भी एक बनेगा उस रिपोर्ट, उसमें रेडियोलॉजिस्ट का साइन होना बहुत ज़रूरी है। वो साइन और उसका स्टाम्प, उनका स्टाम्प, और साथ ही में उनका जो भी डिग्री विग्री है वो सारा चीज़ उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ये एक लोगों के मन में डाउट होता है। तो कहीं आप बड़े जगह पे अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो अच्छे जहाँ पे होंगे, जहाँ एक्सरे वगैरह सेंटर, वहाँ जाके पता कर लें कि मुझे ऐसा ऐसा है, रेडियोलॉजिस्ट का भी चाहिए, तो आपके पास है कि नहीं है। तो जो रेडियोलॉजिस्ट का जिनके पास हो उनसे ही जाके आप करवाएंगे, और क्लियरली उनका एक स्टाम्प और वो मोहर रहना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना यार टेलीग्राम वाले को, ठीक है। उसके बाद एक है बैंक स्टैंडर्ड पर्सनल डाटा फॉर्म। ये क्या है कि असल में ये बायोडाटा फॉर्म ही है, ठीक है। तो बायोडाटा फॉर्म का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेंगे। वहाँ पे कुछ उसमें चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो जो चीज़ें फंसने वाली है, बाकी आपका डिटेल्स है वहाँ से आप वो आप खुद से कर लेंगे। इतना आप MBBS क्रैक किया आपने तो इतना आप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इसमें एक जो फंसता है वो डिपेंडेंट्स का। तो डिपेंडेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि डिपेंडेंट्स का क्या सीन है कि आपके यदि मदर और फादर यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, तो आप मतलब जो है आप जो है वो डिपेंडेंट्स आपके नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब आपके लिए डिपेंडेंट्स वो नहीं हो सकते, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़, यदि कोई सर्विस में है और 12,000 से ज़्यादा सैलरी है आपके पापा की, तो भी वो डिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दो केस आप दिमाग में रखेंगे। इसलिए मेरे केस में, जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो अब रिटायर कर गए हैं, तो मेरे को तो ये कुछ था ही नहीं, भैया मेरे जॉब में है, तो डिपेंडेंट्स मेरे कोई नहीं थे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपके माँ पापा डिपेंडेंट आपके पर तभी होंगे जब वो किसी जॉब में ना हो, ठीक है, या हो तो छोटे मोटे प्राइवेट सर्विस में हो, तो उतना आप डाल सकते हैं। विशेष चीज़ें आप वहाँ पे उस दिन जाएंगे तो वहाँ भी आप वो जो है पता चल जाएगा कि सर मेरे फादर मदर ऐसे ऐसे केस है, जो कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारे केस हो सकते हैं। मैंने अपना केस बताया, एक नॉर्मल जो था मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो वो तो नहीं होंगे डिपेंडेंट, ठीक है। अब आप एक क्वेरी ये रहती है कि सर मेरी माँ जॉब में नहीं है, पापा जॉब में है, तो माँ मेरे पर डिपेंडेंट होगी क्या? नहीं। यदि आपके पापा जॉब में है तो आपकी माँ आप पर डिपेंडेंट नहीं होगी, वो उन पर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। समझ रहे मेरी बातों को अच्छे से? तो ये सब चीज़ होता है। अब भाई या बहन यदि 18 साल से वो नीचे हैं तो इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो यदि आपको ज़रूरत होगी तो आप पूछ लेना, मैं पता वता करा के बता दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मली डिपेंडेंट का ये सीन है, ठीक है। तो वो आपको भरने हैं, एक डिपेंडेंट का कॉलम है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसमें कि आपने कोई खेल में भाग लिया है या आपने कोई अवार्ड जीता है, तो भाई उसमें ना वो फॉर्मूला काम मत करना, ऐसे टिक मत मार देना, यस कर देना, क्योंकि हो सकता है फिर आपसे बाद में सर्टिफिकेट लें वो, ठीक है। तो यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप देखेंगे, जो मैंने लिंक डाल रखा वहाँ से आप डाउनलोड कर ले, यदि कुछ ऐसा है आपके पास कोई भी लीडरशिप क्वालिटीज़ और आपका उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप यस करें, वरना उसको ना कर दें, ठीक है। उसके बाद 2 व्यक्तियों के नाम देने हैं, इसमें भी वही चीज़ है जो रेफरेंस फॉर्म में आपने डाला था वो डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन अंत तक देख लें यार, आपका सारा डाउट वाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचने का नहीं है, बस हल्की फल्की चीज़ें है, कुछ लोड नहीं लेना। उसके बाद 4 अटेस्टेशन फॉर्म्स है, ठीक है। मैं थोड़ी जल्दी कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। 4 अटेस्टेशन फॉर्म में आपको क्या, एक फॉर्म के 4 प्रतियां निकालनी और चारों ओरिजिनल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का करा के 3 फोटोस्टेट करा ले, नहीं, चारों ओरिजिनल चाहिए। उसमें क्या है कि एक जो है आपको गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए आपके फोटो पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, गेजेटेड ऑफिसर क्या हो सकते हैं नॉर्मली, मान के चलें कि जो आपके SDM DM हो, ये सब तो होते ही हैं, SDO BDO, मतलब जो 4800 ग्रेड पे से ऊपर जो भी हैं तो वो आपके गेजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं, ठीक है। वो पता कर लेना। मैंने जो अपना बनाया था वो जो हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल था हमारे शहर में, उसके जो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट इंचार्ज जो प्रभारी उपाधीक्षक थे उनसे मैंने करवा लिया था,
ठीक है। तो उनसे मैंने कैरेक्टर भी बनवा लिया था और उस पर भी साइन करा लिया था, बहुत इजीली उन्होंने कर दिया था, बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका। तो आप उनसे भी करा सकते हैं अपने हॉस्पिटल में जो भी आपके होंगे इंचार्ज, ठीक है, उनसे करा लेंगे, वो होते हैं आपके गैजेट ऑफिसर। तो वहाँ से मैंने करा लिया था, बस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक ठप्पा लगेगा उनका और साइन लगेगा, बस इतना कोई भी कर देता है, ठीक है। उसका 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, ये बात मेरी ध्यान से सुनिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या है, उसमें एक लिखा है कि एक जो आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की है। अब देखो होता क्या है कि जैसे उसका तो एक फॉर्मेट है, लेकिन जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो आप लोग के पास होगा। मेरे पास भी था, हालांकि मैं पीजी हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन मैंने बीसीए उसमें मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने बीए ही डाला था। तो वहाँ से मुझे जो है यूनिवर्सिटी से एक मिला था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जबकि मेरा ग्रेजुएशन 2016 में ही हुआ था। तो उस समय का मैंने जो है सर्टिफिकेट डाल दिया था, तो वो चल गया था काम। मतलब कि आपके कॉलेज से जो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है वो आपका काम चल जाएगा। एक तो आपका हो गया 3 में से, ठीक है, बचा 2 जैसा कि मैंने बताया कि 2 आपको गैजेट ऑफिसर से बनाने हैं या फिर कोई बैंक ऑफिसर से बनाने हैं। तो आपके आसपास कोई नियरेस्ट बैंक होंगे, वहाँ के जो भी मैनेजर होंगे, आप उनसे जाके बनवा सकते हैं यदि वो बनाने के लिए तैयार हो। मेरे केस में मैं गया था लेकिन नहीं हुआ था, फिर मेरे कुछ भैया के दोस्त लोग थे, मैंने उनसे बनवा लिया था, तो मेरा काम हो गया था, ठीक है। यदि आपके पास भी ऐसा कुछ है, कोई है जान पहचान के, तो बैंक से उनसे बनवा लेंगे, नहीं तो फिर जो है कोई भी गैजेट ऑफिसर से बनवा लेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया कि एक जो आपको कॉलेज से मिला था वो आपका चल जाएगा और 2 आप बनवा लेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। उसका एक HRMS फॉर्मा है, वो भी कुछ नहीं है, उसके फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। उसमें भी जो है आपका है कि उसमें एक है कि आपने किस पोस्ट पे ज्वाइन किया है, तो क्लर्क वाले HWOA डालेंगे, ठीक है। और डोमिसाइल का एक कॉलम है, वो जो आपका शहर है वो डाल देंगे उसमें, ठीक है। बाकी जो चीज़ें फंसेगी तो पूछ लेना यार, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक ग्रेचुटी नॉमिनेशन फॉर्म है जो कि डुली विटनेस होनी चाहिए। उसमें क्या है कि आपका जो है नॉमिनी या नॉमिनीज के नाम है वो आप भर देंगे, जो भी आपके नॉमिनी होंगे। यदि कल को आप लटक वटक गए तो वहाँ पे क्या है कि नॉमिनी के नाम होने चाहिए, तो वो आप डाल देंगे। उसमें भी है कुछ कि कितना % किसको, कितना % किसको, तो वो कर लेना, उतना आप समझदार हो, दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब उसमें क्या है, विटनेस का 2 साइन है। विटनेस का क्या है ना, ये करना ऐसा ना कि वो छोड़ देना कॉलम। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो फॉर्म में ना, वो बिल्कुल छोड़ देना। उस दिन क्या होता है कि वो एक आदमी, मतलब एक बंदे वहाँ पे होता है जो अपॉइंट होता है आपको इसी काम के लिए। तो मतलब आप यदि जाएंगे, आपने यदि कुछ भी नहीं कर रखा ना, यदि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो भी आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सारे लोग आपके तरह ही होते हैं, कोई 50% 60% फॉर्म भर के आते हैं, फिर सारे लोग मिलके डिस्कस करके भरते हैं, ठीक है। तो यदि कहीं पे डाउट हो तो उसको छोड़ देना बिंदास, ये मत सोचना, ईगो पे मत लेना, वो छोड़ देना, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या है कि एक विटनेस का साइन है। तो विटनेस हम लोग के केस में क्या हुआ था, आपके साथ भी वही होगा कि जो आपके अलावा जो भी कैंडिडेट थे वो एक दूसरे के विटनेस बन गए थे, ठीक है। जैसे 2 लड़के थे तो वो मेरे बन गए, मैं किसी और का बन गया, तो इस तरह से होता है, तो वो हो जाएगा। उसका कॉपी ऑफ पैन कार्ड सबके पास होगा, आईडी एड्रेस प्रूफ सबके पास होता है। एक्स सर्विसमैन टेकिंग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, वो आप ले लेंगे। उसका एनपीएस फॉर्म में क्या है कि देखो थोड़ा सा फंसती है चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं समझ आए तो छोड़ के चले जाना, ठीक है। ऐसे मैं बता देता हूँ, एक फॉर्म है 6 पन्ने का जिसको CSRF 1 है, उसका भी लिंक मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख लेना, उसमें जो समझ में आए वो भर देना, बाकी छोड़ देना, तो वो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। एनपीएस का कुछ ऐसा, असल में वो बता दूंगा कभी डिटेल से, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो वो जो समझ में आएगा वो भर देना, बाकी छोड़ देना। उसके बाद एनेक्सर 2 है, जो प्राण कार्ड आपको हिंदी में चाहिए। तो अब प्राण कार्ड क्या है, तो प्राण कार्ड एक कार्ड होता है जो आपका उसमें रिटायरमेंट नंबर वगैरह होता है, तो वो एनेक्सर 2 भी आपको नहीं भरना है, और एनेक्सर 3 भी नहीं भरना है कि यदि वो है एनेक्सर 3 की यदि आपका 1 से ज़्यादा नॉमिनी है तो, ठीक है। यदि 1 नॉमिनी है तब तो भरना ही नहीं, ठीक है। ये भी हो गया। उसका कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सब ले लेना। अब ये कैंसिल्ड चेक का बहुत बड़ा पंगा होता है। कैंसिल्ड चेक का क्या होता है वो समझ लो अच्छे से। नॉर्मली क्या है कि आपको बोला गया है कि आप जो भी आपका चेकबुक है वो कैंसिल्ड, एक मतलब कैंसिल्ड मतलब एक चेक पर आपको बड़े से अक्षर में लिख देना है कैंसिल्ड, ठीक है, पूरे बीचों बीच। तो ये हो गया कैंसिल्ड चेक। लेकिन ये असल में है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास यदि PNB का अकाउंट है तो ही अभी आपका ये काम चलेगा, ठीक है। यदि आप PNB बैंक में जा रहे हैं, एक्चुअली है क्या कि आपको जिस बैंक में आपकी रिक्रूटमेंट हुई है उस बैंक का अकाउंट होना चाहिए। यदि है तो लेके जाएं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब अकाउंट आपका खुल जाएगा तो वो आपको HRD वाले आपसे मंगा लेंगे। जब ये सब बहुत बाद की प्रोसेस है, अभी हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 6-7 महीने के बाद से, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना कैंसिल चेक में। यदि PNB में हो तो PNB का है तो लेके चले जाओ, नहीं है तो बोले हैं वो लोग कि एक पासबुक का ले लो, तो किसी भी बैंक का अकाउंट का पासबुक का एक ले लेना सही से, फोटो स्टेट ओरिजिनल भी रख लेना पास में। लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपके पास PNB का अकाउंट होगा तो ही वो लेंगे कैंसिल चेक, वरना बोलेंगे कि जाइए बाद में आप आके दे दीजिएगा या भिजवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया।
उसके बाद अब यहाँ तक तो था, मैंने जो चीज़ें बताई वो कॉमन था क्लर्क और पीओ दोनों में, ठीक है। अब क्लर्क में एक दो चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा है। एक है एग्रीमेंट ऑफ सर्विस। अब एग्रीमेंट ऑफ सर्विस में पिछली बार हम लोग ने बहुत डाउट था कि ये इसमें करना है क्या। तो देखो इसमें बता देता हूँ, 1000 के स्टाम्प पेपर पर आपको नोटरी करवानी है, ठीक है। आप कोर्ट में जाएं, 1000 का स्टाम्प पेपर खरीदें, किसी भी वकील को पकड़ें, बोले मुझे नोटरी करवानी है, वो आप करवा लें और उसको अटेस्टेशन फॉर्म का एक दिखा देंगे, परफॉर्मा हाथ में लेके, सॉरी एग्रीमेंट ऑफ सर्विस का, वो समझ जाएगा किस किसके नाम से करना है, ठीक है। अब उसको करना क्या है आपको कि वो जो आपका स्टाम्प पेपर है जिस पर नोटरी किया हुआ होगा उसको लेके चले जाइएगा और उसके साथ यहाँ से अटैच मत कीजिएगा, वहां करना है। लेकिन मैं बता देता हूँ करना क्या है। वो आपका जो है एग्रीमेंट ऑफ सर्विस का जो पूरा फॉर्म है ना, वो उस पर चिप मतलब वो उस पर साट देंगे, वो मतलब ऊपर आपका जो है 1000 का स्टाम्प और 20 से कहीं पर उसको इस तरह से करके चिपका देंगे। तो बस यही है करना है, इसमें ज्यादा माथा नहीं लगाना है, सिर्फ 1000 रुपये के स्टाम्प पे नोटरी करा के चल जाना, बाकी वहां पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर के लिए मैं बात करूं, एक कैशियर एग्रीमेंट है और एक एक्स सर्विसमैन अंडरटेकिंग है। तो एक्स सर्विस वाले जो है वो अंडरटेकिंग भर देंगे, ठीक है। और कैशियर एग्रीमेंट यार देखो, मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, मेरे साथ शायद वो ऐसे ही आ गया था, उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता आप लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, वो देख लेना, उसको छोड़ देना, मेरे हिसाब से कुछ होगा तो वहां पे बता देंगे। अरे सिंपल सा बात है यार कि जब ऐसा कुछ फंसता भी है ना, तो वहां पे आपको इतना टाइम होता है कि सफिशिएंट टाइम कि आप जाके कहीं से कुछ करवा के आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जितनी चीजें मैंने बता दी है आपको, मतलब मैंने लगता है कि सारी बातें ही बता दी आपको, किसी तरह का डरने या डाउट का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि फिर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है तो या तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो, या आप जा चाहो तो बगल में जो भी कोर्ट वोट होगा वहां से आप काम करा के आ सकते हो। लेकिन इतना काम करके जाओगे तो 95% मान के चलो आपको वहां ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट ऑफ सर्विस हो गया, मैंने बता दिया, कैसे एग्रीमेंट बता दिया, सर्विस अंडरटेकिंग बता दी। तो ये चीज आपकी क्लर्क के लिए। ऑफिसर के लिए क्या है, इसके अलावा जो मैंने बाकी चीजें बताई वो कॉमन है। इसके अलावा एक चीज है इंडेमनिटी बॉन्ड, वो बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड का एक फॉर्मेट है, वो आप जाके पीएनबी साइट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो वहां से क्या है कि वो बॉन्ड पेपर पे आपको बॉन्ड लगता है, तो वो बॉन्ड आपको करना है और एक ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट फॉर्म में 1 पन्ने का है, उसको भी भर के दे देना, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने सारी बातें बता दी है, क्लियर कर दी है। एक बहुत लंबी वीडियो हो गई 25-30 मिनट की, लेकिन यदि आप यहाँ तक आए हैं इस वीडियो में तो मेरा भरोसा है कि आपके मन में अब फिलहाल कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो यानी मैं जैसे पीएनबी के बारे में मैंने बात बताई, अभी जैसे जैसे बैंक्स की आएंगी मैं उसके बारे में भी जहां तक मुझे पता होगा, जो कि मेरे कुछ दोस्त लोग हैं तो उनसे मैं बात करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही था ये वीडियो, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, टेलीग्राम वाले ग्रुप में पूछ लेना, वहां बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ तक आए हो यार तो एक वीडियो लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का बहुत सारा वीडियो आपको मिलने वाला है। और थोड़ा शेयर कर दो फ्रेंड्स वगैरह को, है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और इस सीरीज में और भी वीडियोस आएंगी। मैं आपको और बताऊंगा पोस्टिंग के बारे में, कैसे कहाँ पोस्टिंग होनी है, क्या माहौल रहता है, कैसे कैसे चीजें होगी, स्टार्टिंग में आपके साथ क्या होगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें, यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।